चलिए बच्चों, एक केवीएल पे सवाल अपन और करते हैं जिससे हम एक्चुअली खूब सारे सवाल कर लेते हैं तो हमें आइडिया भी लग जाता है कि एग्जैक्टली किस तरह से हमें केवीएल वगैरह लगाने हैं। मैं पहले से इस बात को बोल दूं बेटा कि केवीएल जो है, मैं बोल भी चुका इस बात को कि केवीएल जो है ये हमारे एक तरह से बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, ख़ास तौर से पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा जो केवीएल हम आज सीख रहे हैं वो हमेशा हमारे काम आने वाला ही है। थोड़ा सा हमें बेटर तरीके से आना चाहिए। हालांकि मैंने खूब सारे सवाल इसमें करा दिए, बट मैं थोड़ा सा एक सवाल और कराना चाहता हूँ। एक नहीं, मैं तुम्हें 3 सवाल और कराना चाहता हूँ, इसके अलावा 2 हुआ। ठीक है, ये सवाल करने के बाद मुझे लग जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों को सब कुछ आ गया है। बेटा सवाल इस तरह से कि एक सर्किट दे रखा है, सारे रेजिस्टेंस सारे वोल्टेज दे रखे हैं, मैंने बड़ा रैंडमली लिखे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आंसर जो फ्रैक्शन वगैरह में आए। ठीक है, मैंने कहीं से ऐसा छापा नहीं है सवाल कि ना वैल्यूज़ बहुत ही बढ़िया हैं, तो हो सकता है कि आंसर्स जो है करंट के थोड़े से फ्रैक्शन में है। सवाल वही है कि फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में कितना कितना करंट आपको निकालना है। फाइंड करंट इन ईच वायर, बेटा हर तार के अंदर कितना कितना करंट आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए होते हैं शुरू। बेटा सर करंट की डायरेक्शंस क्या है मुझे नहीं पता, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर करंट मान लेता हूँ ऐसे I1। सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर जो इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज है? बेटा पता नहीं है, सॉल्व करने पर अगर I1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब वो उल्टा है। ठीक है, मैंने I1 करंट जो है वो ऐसे मान लिया। बैटरी जितना करंट देगी बैटरी उतना ही करंट वापस भी लेगी। ठीक है, मैंने यहाँ से करंट मान लिया I2, यहाँ से मान लिया मैंने I1, इधर से मैंने मान लिया I2। बैटरी जितना करंट देगी उतना ही वापस भी लेगी, तो I2 ऐसे भी आएगा। I2 इधर से आया, I1 इधर से आया। KCL ये कहता है कि I1 इधर से I2 इधर से है, तो इधर से पक्की बात है कि करंट की वैल्यू होनी चाहिए I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 यूं आया, उसमें से I1 इधर निकल गया, I2 इधर निकल गया। I1 और I2 कितने अननोन हैं? 2। उनको सॉल्व करने के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए? 2। कौन से? आपको सिर्फ 3 लूप हैं, कोई से भी 2 लूप ले लो और केवीएल लगा दो। एक लूप ये छोटा वाला, एक लूप ये छोटा वाला और एक लूप ये बड़ा वाला। 3 लूप हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 लूप ले लीजिए और उनके अंदर केवीएल लगा लीजिए और इत्मीनान से सारा सवाल कीजिए। मैं इस छोटे वाले लूप को लूप 1 कह रहा हूं और मैं इस दूसरे छोटे वाले लूप को मैं लूप 2 कह रहा हूं और दोनों के अंदर मैं केवीएल लगाने के मूड में हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं, पहले इसमें करते हैं। यहां से चलो, यहां से चलते 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 वापस यहीं पहुंच जाऊंगा। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस लगा दो, -2 टाइम्स ऑफ I1। चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 20। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? -2 इंटू कितना करंट बह रहा है? I1। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, -1 इंटू I1। 1 इंटू I1 इज ऑफ कोर्स I1। चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल अगर घटेगा तो बड़ा -40। चलते जाओ, बेटा रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? -5 टाइम्स। बेटा करंट कितना है यहाँ पर? करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। आप कहोगे सर एक इक्वेशन से बात नहीं बनेगी, मुझे कम से कम एक इक्वेशन तो और बनानी चाहिए। बड़ा दूसरा लूप ये रहा, इसमें इक्वेशन और बना लो। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ और यूँ चलते वापस यहाँ आ जाएंगे। चलिए, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो +5 टाइम्स I1 प्लस I2। 5 तो बड़ा रेजिस्टेंस है, करंट आपका I1 प्लस I2 है। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बेटा? +40। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बेटा? +3 टाइम्स ऑफ I2। चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा बेटा? -20। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? +2 टाइम्स ऑफ I2, और इन सब का सम शुड बी इक्वल्स टू 0। यहीं तक छोड़ दो बेटा,
मेरे ख्याल से यहाँ तक छोड़ने से मेरा काम चल जाएगा। फिर तो 2 लीनियर इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर लेना, आंसर लिख देना। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही तो लिखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा विजिबल है। ठीक है, अब बेटर विजिबल है। 2 इक्वेशन बेटा I1 और I2, सॉल्व I1 एंड I2। बेटा I1 और I2 सॉल्व कर लेना, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इतना सा आपका काम है, आपका बड़े आराम से सारा काम बन जाएगा। I1 करंट इसमें है, I2 करंट इसमें, और इसमें तो I1 प्लस I2 है। तो आपको इस तार के अंदर भी करंट पता है, इस तार के अंदर भी करंट पता है, और इस तार के अंदर भी करंट पता है। मान लो किसी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमने जो डायरेक्शन ली उसका अपोजिट हो जाएगा। थोड़ा इनको सॉल्व कर लेना, और इनके जो आंसर्स हो वो बड़ा प्लीज़ टेलीग्राम पर शेयर कर देना, जिससे बाकी बच्चे भी कंफर्म कर सके कि आंसर एग्जैक्टली है क्या। मैं इस तरह की लीनियर इक्वेशन तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे बच्चे कर ही लेंगे। आई होप सब बच्चे कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज एक सवाल और, बड़ा एक सवाल और सुनिएगा। सवाल इस तरह से कि आपके पास रेजिस्टेंस बैटरी, यहां पर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस, एक और बैटरी, इस तरह का सर्किट है। रेजिस्टेंसेस बड़ा इस तरह से, लेट्स से बड़ा दिस इज 20 वोल्ट, बड़ा दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 10 वोल्ट्स। सवाल वही है, फाइंड करंट इन ईच वायर। जितने भी तार हैं सब तारों के अंदर आपको करंट बताना है। बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं। फाइंड करंट इन ईच वायर। बेटा हर तार के अंदर करंट बताइए। बेटा पहले तो करंट मानना पड़ेगा हमें, चलो मान लेते हैं बेटा। ठीक, मैं इस तार के अंदर करंट मान रहा हूं I1। बेटा बैटरी अगर I1 करंट देगी तो ऑफकोर्स I1 करंट ही वापस भी आएगा। तो मैंने एक काम किया कि मैंने यहाँ से I1 करंट जाते हुए माना, तो यही I1 बैटरी के लोअर एंड से वापस भी आएगा। सर आपको कैसे पता है कि बैटरी में करंट यूँ जाएगा? बेटा मान लिया मैंने, तो सॉल्व करने पर अगर I1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैं ऐसे मान लूँगा। ठीक, ये I1 करंट यूँ गया, ये I1 करंट यूँ गया, ये I1 करंट यूँ गया, ऐसे आया। यहाँ तक तो I1 है। अब बेटा आगे मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये वाला तार भी है, ये वाला तार भी, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक बार के लिए करंट मान लेता हूँ I2। अब बैटरी है ना, वो जितना करंट देगी उतना ही बेटा बैटरी पे करंट वापस आना चाहिए, तो ये हो गया I2, ये वाला करंट भी हो गया I2। अब KCL क्या कहता है? KCL ये कहता है कि I1 करंट आया है, उसमें से अगर I2 इधर निकल गया तो बाकी बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर जाएगा। तो हमने बातों बातों में एक तरह से KCL तो लगा दिया। ठीक, वो I1 माइनस I2 इधर से आया, I2 इधर से आया, I1 माइनस I2 और I2 मिलकर वापस से कितना हो गया? I1। ये I1 चलते 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 वापस आ गया। I1 और I2 कितने अननोन हैं? 2। उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। कहाँ कहाँ? बेटा 3 तो लूप है, एक ये छोटे वाला लूप, एक ये और छोटे वाला लूप, और एक ऑफ कोर्स आपका ये बड़े वाला लूप। कोई से भी 2 लूप पकड़ लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा मैं इस छोटे वाले लूप के अंदर KVL लगा रहा हूँ ऐसे। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते 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 बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड पोटेंशियल बढ़ेगा 20 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो -3 टाइम्स I1। चलते 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 बेटा रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -2 इंटू I1। चलते क्या बेटा, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -2, करंट बेटा अब I1 नहीं है, I1 माइनस I2 है, और चलते चलते वहीं पहुंच गए, तो सबका सम शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक, इसे और अच्छे से लिखें। इस बार बेटा इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं बढ़िया से लिख देता हूँ। -3 I1 यहाँ से, -2 I1 यहाँ से, -2 I1 यहाँ से, 3 2 5 और 2 7, -7 टाइम्स ऑफ I1।
ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 टाइम्स ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू 0। बेटा तुम कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहना, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को सोल्व करना चाहिए, 3 2 5 2 7, बड़ा माइनस माइनस, ठीक है, बढ़िया है। एक केवल यहाँ लगाया तो इसके अंदर, ठीक है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और उस पॉइंट से चलते 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 उसी पॉइंट पर वापस पहुँच जाओ। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, -2 टाइम्स ऑफ I2। बेटा यहाँ पर करंट I2 है, ठीक है। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा 10 वोल्ट का, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, I इंटू आर। बड़ा रेजिस्टेंस तो है 2 और करंट की वैल्यू है ऑफ कोर्स I1 माइनस I2, और जहाँ से चले तो बड़ा वहीं पहुँच गए, सबका सम शुड बी इक्वल्स टू 0। करना है इसको सोल्व यार, कुछ बन सकता है क्या। यहाँ से मेरे पास आ गया -I2 प्लस 5 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सही लिखा ना, मेरे पास आ गया I1 -2 टाइम्स ऑफ I2 -2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा एक बार I2 को उड़ाना तो I1 आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से तो आसान सा काम है, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूंगा तो ये I2 तो हो जाएगा गायब, आपका I1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना, जैसे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड किया, ये वाली टर्म तो हो गई गायब। 20 प्लस 5, 25 तो ये हो गया, -7 I1, और बड़ा I1 कितना हो गया, -6 I1 शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा 6 I1 की वैल्यू आ गई है 25, तो I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 25/6 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 25/6 एम्पियर। I1 को रख देना बेटा, आपका I2 भी आ जाएगा। मैं I2 निकाल लेता हूँ, मेरे पास आ गया 2 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस 5। I1 कितना था बेटा, I1 था 25/6 प्लस 5, बेटा 6 5 जो 30 और बेटा 25 कितना हो गया, 55/6। ये तो बेटा 2 टाइम्स I2 हुआ, तो I2 की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 55 डिवाइडेड बाई 12 एम्पियर। हमें हर तार के अंदर करंट पता है, ठीक है। जैसे इस तार के अंदर करंट I1, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 25/6 एम्पियर, ठीक है। इस तार के अंदर मुझे करंट पता है I2, बड़ा दैट इज 55 डिवाइडेड बाई 12 एम्पियर। इस तार में करंट है I1 माइनस I2, I1 पता है, I2 पता है, तो ऑफ कोर्स I1 माइनस I2 भी पता है। तो इस तार में करंट की वैल्यू है I1 माइनस I2, जिसकी वैल्यू है 25/6 माइनस 55/12। बेटा मेरे ख्याल से -5/12 आ गया होगा। -5/12 का मतलब ये कि 5/12 करंट ऐसे नहीं है, 5/12 करंट ऐसे। तो आप फाइनली बोल सकते हो कि फाइनली जो करंट है वो ऐसे है और उसकी वैल्यू 5/12 एम्पियर है। तो होगा क्या कि यहाँ से करंट आएगा 25/6, यहाँ से करंट आएगा 5/12, दोनों मिलकर एक तरीके से आपका 55/12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। तो आई रियली होप कि आपको फंडा समझ में आ गया कि कैसे मनो केवीएल वगैरह यूज़ करना है। नॉट दैट टफ, ऑफ कोर्स आसान सा काम है, बहुत भारी काम नहीं है। चलिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं केवीएल का। ये पुराना IIT JEE एडवांस्ड का सवाल है बेटा, ठीक है। और मैं इसको मोर और लेस वैसा ही ले रहा हूँ जैसा एडवांस ने पूछ रखा था, ठीक। मैं वैल्यूज़ तो मुझे याद है नहीं, इसलिए मैं वैल्यूज़ तो अपने हिसाब से ले रहा हूँ। बाकी जो सवाल का जो नेचर है मैं वो चेंज नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही पूछ रहा हूँ। और IIT JEE एडवांस का सवाल है, सुनिएगा किस तरह का सवाल है बेटा, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े आराम से वाला सवाल कर सकते हैं। आपके पास बड़ा इस तरह का सर्किट है। लेट्स से बड़ा दिस वन इज 20 वोल्ट, दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 1 ओम एंड दिस वन इज 4 ओम्स, ठीक है।
बेटा एक और सर्किट, ये बड़ा मेरे पास 10 ohms, this one is 2 ohms, this one is 3 ohms and this one is 30 volt। अभी तक कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट और है, यहाँ एक बैटरी और है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है। दिस वन इज 10 वोल्ट एंड दिस रेजिस्टेंस इज 2 ohm। ठीक है, इतना सा सवाल है। हालांकि सवाल काफ़ी आसान है और अगर हमें सिंपल सीरीज़ पैरेलल वगैरह आते हैं तो सवाल और आसान हो जाता है, लेकिन हम एक बार मान के चलते हैं कि हमें सीरीज़ पैरेलल वगैरह या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आते, हम तो सारे सवाल बड़ा KCL KVL से ही करने के मूड में। ठीक, मेरे पास कुछ पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बड़ा मैं इसको एक बार के लिए x बोल रहा हूँ, मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको एक बार के लिए y कह रहा हूँ। सवाल 2 है, पहला फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में करंट बताएं। दूसरा सवाल बेटा, दूसरा सवाल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मतलब बेटा Vx माइनस Vy। बेटा x पॉइंट और y पॉइंट के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। सवाल बहुत आसान है, आपसे भी ये वाला सवाल बनना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, हम तो KCL KVL से इसको करेंगे, हमसे बन भी जाएगा। आई होप बेटा आपने ट्राई किया होगा। चलिए मैं भी करता हूँ। सुनना बच्चा, मैं इस सर्किट के अंदर ऐसा मानता हूं कि लेट से करंट जा रहा है I1। बैटरी के अंदर कंटिन्यूटी के लिए हम इस बात को जानते हैं कि बैटरी अपने हायर एंड से जितना चार्ज देगी लोअर एंड से उतना ही चार्ज लेगी, तो जितना करंट देगी उतना ही करंट वापस भी आना चाहिए। तो यही I1 करंट जो है वो यूं चलते चलते I1 यहाँ तक है, ये भी I1 होना चाहिए, तो यही I1 वापस आ जाएगा। ये I1 अगर हमें सीरीज़ वगैरह के फॉर्मूले पता हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाली बैटरी लेट से अपने हायर एंड से करंट भेज रही है I2, तो लोअर एंड से उतना ही चार्ज वापस आना चाहिए, मतलब उतना ही करंट वापस आना चाहिए। तो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू I2, तो दिस शुड बी इक्वल टू I2। ये I2 यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो सर I2 यूँ जाएगा, मान लिया आपकी बात, यहाँ पर I2 कैसे हुआ? बट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैटरी ने I2 करंट दिया, तो I2 करंट ही वापस आना चाहिए, तो ये भी I2, तो ये भी I2, तो अगर ये I2 तो ये भी तो आपका I2, जितना करंट देगा उतना ही लेगा, तो ये भी I2, ये भी I2, तो ये भी I2, तो ये भी I2। तो इसका मतलब इस तार के अंदर तो किसी प्रकार का कोई करंट है ही नहीं। अब सुनना बेटा, ये वाला करंट निकालना बाएं हाथ का खेल है, KVL लगा दो, या फिर किसी बच्चे को अगर सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले आते हैं तो वो लगा दो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। फिर बेटा मैं तो KVL लगा रहा हूँ, यहाँ से चलते चलते रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊँगा तो -4I1, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड पे जाऊँगा तो +20 वोल्ट, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊँगा तो -3I1, रेजिस्टेंस की में करंट की तरफ जाऊँगा तो -2I1, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -1 × I1 शुड बी इक्वल टू 0। 3364 I1 की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। इस 2 एम्पियर को ऑब्वियस बात है कि हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा। हम कहते हैं कि 3 2 5 5 and 1 6 6 and 4 कितना हो गया 10। ये 10 ओम रेजिस्टेंस सारा का सारा एक तरह से सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट आएगा आपका 2 एम्पियर। हमने आर इक्विवेलेंट पढ़ा नहीं, आप लोगों ने जो 10th क्लास तक पढ़ रखा है, मैं तो उसी के भरोसे बेटा 2 एम्पियर भी डायरेक्ट बोल सकता था। यहाँ पर आओ, चलो बेटा KVL लगाते हैं। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो बैटरी का बेटा पोटेंशियल है 30 वोल्ट, तो लोअर एंड से हायर एंड जाएंगे 30 बढ़ेगा। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊँगा तो -2I2, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -10 टाइम्स ऑफ I2,
रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -3 टाइम्स ऑफ I2, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, सबका सम शुड बी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई है, बड़ा देखना कितनी आ गई, 30 डिवाइडेड बाई 15, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। इसका मतलब बेटा ये वाला करंट भी आपका 2 एम्पियर आ गया। अगेन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम कैसे सकते हैं कि सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, तो 3 and 10, सो 3 and 10 13, 13 and 2 15, 15 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 30 वोल्ट की बैटरी है, तो हम कहते हैं कि 30 डिवाइड बाई 15 दैट करंट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। चलिए बेटा हो गया अपना काम। तो मुझसे अगला सवाल पूछ रखा है कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है तो एक काम करो, y पॉइंट पर एक बार के लिए पोटेंशियल 0 मान लो। सर क्यों मान लो बेटा, कहीं भी 0 मान सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पर फर्क थोड़ी पड़ता है कि कहाँ पर 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना रहेगा, अगर आपको 0 मानने में दिक्कत है, बराबर 10 वोल्ट मान लो, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा x और y के बीच में, ठीक है, आपकी जितनी मर्जी बेटा उतना मान लो। मैंने यहाँ का पोटेंशियल एक बार के लिए लेट से 0 वोल्ट मान लिया। चलो I2 मुझे पता है कि 2 एम्पियर है, चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, IR कितना आ गया 4, यहां से यहां तक 4 वोल्ट घटेगा, बेटा 4 वोल्ट घटेगा तो यहां का पोटेंशियल आ गया -4 वोल्ट। रेजिस्टेंस में बेटा करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल -4 वोल्ट है, इसीलिए तो करंट बेटा कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ का -4 वोल्ट तो यहाँ का भी -4, यहाँ का भी -4, यहाँ का भी -4 और यहाँ का भी -4। सर रेजिस्टेंस के इधर भी -4, इधर भी -4, हाँ, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में तो करंट है ही नहीं, करंट ही नहीं इसमें तो, और अगर करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, I0, तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। तो अगर यहाँ का -4 वोल्ट तो यहाँ का भी -4 वोल्ट। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10 वोल्ट। -4 तो आपके इस पॉइंट का पोटेंशियल था, इसमें अगर मैंने 10 वोल्ट जोड़ दिए, जोड़ क्यों दिए, क्योंकि हम बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड पे जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास बड़े इत्मीनान से आ गया 6 वोल्ट। अब चलो रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हो, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, I × R, बेटा ये वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इंटू 1 ओम, बेटा कितना आ गया, 2 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल अपने आप बेटा आपके पास आ गया 8 वोल्ट, क्योंकि 6 तो यहाँ का था ही, 2 और बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट। अगर आपने यहाँ का पोटेंशियल 0 लिया तो यहाँ का पोटेंशियल आपके पास 8 वोल्ट आएगा। मुझसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो 8 वोल्ट -0 वोल्ट, आंसर कम्स आउट टू बी 8 वोल्ट्स। फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर आपने यहाँ का 0 क्यों माना, तो मैं उसे ये कहूँगा कि बेटा तो एक काम कर, यहाँ का 10 वोल्ट मान ले, अगर तूने 10 वोल्ट माना होता तो यहाँ का अपने आप 18 वोल्ट आ गया होता, पोटेंशियल डिफरेंस तो वापस से आपका 8 वोल्ट ही आता। तूने अगर यहाँ का x माना होता तो यहाँ का अपने आप x + 8 वोल्ट आया होता, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वापस से 8 वोल्ट ही आया होता, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, सवाल समझ गए होंगे। ये IIT JEE एडवांस्ड का ही सवाल था, मैंने बेटा मोर और लेस सवाल वैसे ही यूज़ किया जैसे सवाल एग्जैक्टली उन लोगों ने पूछ भी रखा था। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा हेडिंग लिखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है, वो इकलौता रेजिस्टेंस है जो पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सके। सर इस बात का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लो लेट से मान कि बेटा आपके पास ये कोई डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे तार हैं जो आपस में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे सर्किट को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ऐसी बैटरी से जोड़ दिया जिस बैटरी का वोल्टेज है लेट से V,
और इस बैटरी से मान लीजिए कि इसने कुल मिलाकर करंट खाया आई। मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को, इस डब्बे के अंदर बहुत सारे तार हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि आपस में सारे सारे कैसे जुड़े हुए हैं। मुझे उन सारे के सारे तारों को एक इकलौते तार से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? एक इकलौते तार से रिप्लेस करना है। वो इकलौता तार, उसका रेजिस्टेंस लेट से आर इक्विवेलेंट है। वो इस बैटरी से बेटा, वो उस सेम बैटरी से उतना ही करंट खाएगा जितने ये सारे के सारे तार मिलकर खा रहे थे। तो अगर इस पूरे सर्किट ने अगर आई करंट खाया है तो इसने बेटा पूरे सर्किट ने आई करंट खाया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सर्किट के अंदर जितने के जितने तार हैं उन सब तारों को मैं एक इकलौते तार से रिप्लेस कर सकता हूं, और जिस तार से मैं रिप्लेस कर रहा हूं उस तार का जो रेजिस्टेंस है उसे मैं बोलूंगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब सारे के सारे तारों को, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूं। वो इकलौता रेजिस्टेंस उस बैटरी से उतना ही करंट खाएगा जितने ये सारे के सारे तार मिलकर उस बैटरी से करंट खा रहे थे। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बड़ा आप कहने को ऐसा कह सकते हो कि ये इकलौता तार इन बहुत सारे तारों को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए क्या शब्द यूज किया अपन लोगों ने? इक्विवेलेंट शब्द हम लोगों ने यूज किया। यही नहीं, इन सब ने मिलाकर मान लीजिए कि हीट डिसिपेट की है, और मान लीजिए कि हीट डिसिपेट करने की जो रेट है, मतलब जो पावर है, वो P है। तो ये इकलौता तार भी उतना ही पावर डिसिपेट करेगा या फिर उतनी ही हीट डिसिपेट करेगा जितने वो सारे के सारे तार मिलकर कर रहे थे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अ सिंगल रेजिस्टेंस व्हिच कैन रिप्लेस द एंटायर सर्किट and it will extract the same amount of current as extracted by the entire circuit, and it will dissipate the same amount of heat or same amount of power as dissipated by the entire circuit. Simple. तो चलिए मैं इस बात को शब्दों में लिखा देता हूं, बड़ा लिखना है इस बात को। Equivalent resistance is the resistance which replaces the entire circuit and extract same amount of current from the battery as extracted by the entire circuit. इवन ये भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप के बाद लिख दो, दिस आर इक्विवेलेंट dissipate same power as dissipated by the entire circuit. ठीक है बेटा, तो इस पूरे के पूरे सर्किट का अगर आर इक्विवेलेंट सोचना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि आर इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस है जो सारे के सारे सर्किट को रिप्लेस कर सकता है, और उसकी डेफिनेशन सीधी सीधी बोल सकते हो कि V वोल्ट की बैटरी से अगर सर्किट ने आई करंट खींचा है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पूरे के पूरे सर्किट को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी V/I। V क्या है? वो बैटरी जो हमने लगा रखी है उसका वोल्टेज, I क्या है? उस बैटरी से निकाला गया, खींचा गया करंट। यह बड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। आई होप क्लियर हो गया, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर दो प्राइम चीज़ें हैं बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को हम बारी बारी से बड़े इत्मीनान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन।
सबसे पहले हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई से भी दो एलिमेंट सीरीज में तब होंगे जब वो एंड टू एंड जुड़े होंगे और उनमें से गुजरने वाला करंट सेम हो। कोई से भी दो एलिमेंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस होना जरूरी है, रेजिस्टेंस और बैटरी और आगे जाकर हम कैपेसिटर, इंडक्टर ऐसी चीजें पढ़ेंगे। कोई से भी दो एलिमेंट सीरीज में तब होंगे जब उनमें से गुजरने वाला करंट सेम हो और वो सारे के सारे एंड टू एंड जुड़े हुए हों। तो एक बात लिखिएगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कब कहेंगे? पहला, एलिमेंट्स शुड बी कनेक्टेड, या बेटा जॉइंट कुछ भी लिख सकते हो, शुड बी कनेक्टेड एंड टू एंड। बेटा एंड टू एंड का मतलब पहला खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, ऐसे ऐसे सिरेवार, जैसे हम हिंदी बोलते हैं सिरेवार, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू। और साथ साथ दूसरी कंडीशन और है कि करंट थ्रू एलिमेंट्स शुड बी सेम। सब में से गुजरने वाला करंट बेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं, बेटा कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। इन डब्बों के अंदर बेटा रेजिस्टेंस हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। ये कैपेसिटर इंडक्टर बाद में आएंगे, लेकिन फिर मैंने ऐसा नाम बोल दिया। ये सारे के सारे एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, ये खत्म ये शुरू, ये खत्म ये शुरू, ये खत्म ये शुरू, और सब में से गुजरने वाला जो करंट है वो बेटा सेम है। तो हम कहेंगे कि सारे के सारे आपस में सीरीज में है। हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि सारे सारे आपस में सीरीज में है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर ये एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है। लेट्स से यहाँ पर करंट आ रहा है आई, वो आई करंट हर जगह सेम है। ये रेजिस्टेंस है पहला, ये रेजिस्टेंस है दूसरा, ये रेजिस्टेंस है तीसरा, ये बैटरी है पहली, ये बैटरी है दूसरी। अब देखो 5 एलिमेंट लगे हुए हैं, 2 तो बैटरी लगी हुई है और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्या सारे के सारे एंड टू एंड जुड़े हुए हैं? यस। बैटरी खत्म रेजिस्टेंस शुरू, रेजिस्टेंस शुरू दूसरा रेजिस्टेंस शुरू, रेजिस्टेंस खत्म बैटरी शुरू, बैटरी के बाद में रेजिस्टेंस, सारे के सारे एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। क्या सब में करंट सेम है? ऑफ कोर्स सब में करंट सेम है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि हमारा जो E1 E2 ये दोनों बैटरीज और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सारे के सारे सीरीज में, सारे के सारे सीरीज में, ठीक है। हम कहेंगे सारे के सारे सीरीज में, ठीक है बच्चों। जैसे मैं चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये एक और बैटरी, ठीक है। इस बैटरी को मैंने E1 बोल दिया है, मैंने इसे E2 बोल दिया है, इसे E3 बोल दिया है, इसे E4 बोल दिया है। ये रेजिस्टेंस मैंने R1 बोल दिया है, ये मैंने R2 बोल दिया है, और ये मैंने R3 बोल दिया। अब कौन कौन सीरीज में है? देखो ये इन तीनों में करंट सेम है और तीनों के तीनों सिरेवार जुड़े हुए हैं। ये खत्म ये शुरू, ये खत्म ये शुरू। अरे सर ये दोनों भी तो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। बेटा ये दोनों एंड टू एंड तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर करंट आई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ करंट तो यूं भी क्या होगा। तो ये और ये दोनों एंड टू एंड तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में करंट सेम नहीं है। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में होने के लिए एंड टू एंड भी जुड़े होने चाहिए और सब में करंट भी सेम होना चाहिए, इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है। हाँ ये और ये कौन कौन, E1 E2 और R1, ये तीनों के तीनों एंड टू एंड भी जुड़े हुए हैं और तीनों में करंट भी सेम है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है, आपस में सीरीज में। E3 R3 और E4 इन तीनों के अंदर करंट भी सेम है और तीनों की तीनों ये खत्म ये शुरू, ये खत्म ये शुरू, ये तीनों की तीनों आपस में अगेन सीरीज में है। ये इनके सीरीज में नहीं है,
क्योंकि इसमें से गुजरने वाला करंट और इसमें से गुजरने वाला करंट बराबर नहीं है। अगर ये करंट आपका I है तो बड़ा ऑफ कोर्स ये आपका I डैश है, और यहाँ पर करंट ऑफ कोर्स बड़ा I माइनस I डैश। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये और ये सीरीज में है, ये तीनों आपस में सीरीज में है। तो आप कह सकते हो कि सर E3, R3 और E4 ये तीनों की तीनों आपस में सीरीज में है। R2 जो है वो इनमें से किसी के साथ भी सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें करंट और इनमें करंट बराबर नहीं है। भले ही एंड टू एंड जुड़े हो, तो कोई भी एलिमेंट्स सीरीज में तभी होंगे जब एंड टू एंड भी जुड़े हो और सब में करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो, तभी आप कहोगे सारे सारे सीरीज में है। आई रियली होप बड़ा सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। मैंने कोई बहुत ऐसी हाई फाई बात तो नहीं बोली। चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बड़ा सीरीज समझ में तो आ गया होगा कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को सीरीज में कहेंगे। दो ही कंडीशंस हैं, एंड टू एंड जुड़े होना और दूसरी करंट की वैल्यू सेम होना। अगर रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में होंगे तो क्या कहानी होगी, बड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ रेजिस्टेंस है, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा। फॉर एग्जाम्पल 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों इस तरह से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू। इसका रेजिस्टेंस बड़ा R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस मेरे पास R3 है। और कोई तार नहीं है, मतलब यही तार है, इसके अलावा और कोई तार नहीं है। तो ऑब्वियस बात है जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, तो हम तीनों को बड़े आराम से सीरीज में कह सकते हैं। मुझे इनका R इक्विवेलेंट निकालना है। जब मैंने कहा कि मुझे इनका R इक्विवेलेंट निकालना है तो आई मीन दैट कि R1, R2 और R3 इन 3 रेजिस्टेंस को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाला हूँ। वो रेजिस्टेंस किसी भी बैटरी से उतना ही करंट खींचेगा जितना ये तीनों मिलकर खींचेंगे, और वो एग्जैक्टली उतना ही पावर डिसिपेट करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। लेट्स सी। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को मैंने एक बैटरी से ऐसे ज्वाइन कर दिया, जिस बैटरी का वोल्टेज लेट्स से V है। इस बैटरी में से लेट से बड़ा करंट आपके पास आया I, वही करंट I इसमें, वही I करंट इसमें, वही I करंट इसमें और वही I करंट इसमें। इस रेजिस्टेंस में अगर देखूं तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेट से V1। इस रेजिस्टेंस में अगर देखूं तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V2। यहाँ से यहाँ तक ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये प्लस बड़ा ये माइनस, और यहाँ से तक का पोटेंशियल लेट से मेरे पास है V3। इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, और जिस रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस किया उसका रेजिस्टेंस लेट से R इक्विवेलेंट है। वो उस V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट खींचेगा जितना इन तीनों ने मिलकर खींचा है। इन तीनों ने मिलकर खींचा है I, तो ये भी खींचेगा I। वी नो इट वेरी वेल कि R इक्विवेलेंट इज सिंपली V अपॉन I। इस सर्किट में एक बार के लिए केवीएल लगाइए। चलो लगाते हैं। यहाँ से चलो बेटा, यहाँ से चलते 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 यहाँ आया तो पोटेंशियल बढ़ा V, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा V1। हालांकि V1 की हम वैल्यू जानते हैं I इंटू R1। यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा V2। यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना V3। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मैं कह सकता हूँ कि नेट वोल्टेज इज सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इन तीनों का सम इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। V इज इक्वल्स टू V1 बेटा हम पहले से लिखना जानते हैं I इंटू R1, V2 हम बड़े आराम से लिखना जानते हैं I इंटू R2, और V3 हम बड़े आराम से लिखना जानते हैं I इंटू R3। मैं साइड में लिख भी लेता हूँ। V1 की जो वैल्यू है दैट इज़ I इंटू R1, यहाँ से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है उसे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ I इंटू R2, और यहाँ से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, जो पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो है I इंटू R3। यहाँ से मेरे पास V अपॉन I की वैल्यू आ गई है R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा इस V अपॉन I के तो हम जानते हैं, V वोल्ट की बैटरी से I करंट खींचा है, इसको हम जानते हैं। ये तो हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। क्या हो गया बेटा? R इक्विवेलेंट। ये हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब
इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। उस इकलौते रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों रेजिस्टेंस के एलजेब्रिक सम के बराबर होगी। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो तो आप एक इकलौते रेजिस्टेंस से इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो। ये वाला रेजिस्टेंस उतना ही पावर खाएगा जितना पावर ये तीनों मिलकर खा रहे थे, वो रेजिस्टेंस उतना ही करंट खींचेगा जितना ये तीनों मिलकर खींच रहे थे। आप कहोगे कि सर हाँ, उसने इस बैटरी से उतना ही करंट खींचा है जितना इन तीनों ने मिलकर खींचा है, इससे तो हमने प्रूव किया है। लेकिन सर पावर बराबर कैसा हुआ, आप बता सकते हो क्या? बड़ा बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। वो एग्जैक्टली उतना ही पावर खाएगा जितना ये तीनों मिलकर पावर खा रहे थे। मैं उसको भी प्रूव कर दूंगा, पहले एक दो बातें और सुनना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की वैल्यू तीनों में सेम है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस है, क्योंकि आई की वैल्यू तो बड़ा आपकी सेम थी। इसी तरीके से इसने कितना पावर खाया, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस 1, करंट का स्क्वायर इंटू R1। ये फॉर्मूला अच्छा है। हालांकि मैं एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकता हूँ कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 का स्क्वायर अपॉन R1। सेकेंड रेजिस्टेंस ने कितना पावर डिसिपेट किया, उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, करंट का तो स्क्वायर, इसमें से गुजरने वाले करंट का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज R2। इसी को लिखने की एक स्टाइल और है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर अपॉन R2। इसमें से गुजरने वाला जो पावर है, इसने जो पावर डिसिपेट किया उसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ, इसमें से गुजरने वाले करंट का स्क्वायर टाइम्स बड़ा रेजिस्टेंस R3। इसी को लिखने की एक स्टाइल और है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय R3। अगर मैं कहूँ कि नेट कितना पावर डिसिपेट हुआ है, तो बेटा नेट कितना पावर डिसिपेट हुआ है, तो तीनों की तीनों पावर को ऐड कर दो, तीनों की तीनों पावर को ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, इन तीनों को ऐड करोगे तब भी वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि बेटा V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू अलग अलग है। मुझे ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। देखो ये क्या लिखी हुई है, आई स्क्वायर को बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 तो देखा देखा लग रहा है, आप बोलोगे सर तो हमारा R इक्विवेलेंट है, तो आप कह सकते हो कि नेट पावर इज बेसिकली आई स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब तीनों ने कितना पावर खाया उसका सम और इकलौते R इक्विवेलेंट ने कितना पावर खाया उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी ना कि R इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस है जो बैटरी से उतना ही करंट खींचेगा जितना तीनों मिलकर खींच रहे थे, वो वाली बात भी सही है। और तीनों ने इंडिविजुअली कितना पावर खाया है उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ने कितना पावर खाया उसके बराबर आ जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल बड़े तरीके से वैलिड है। लेकिन मैं यहाँ पर दो रिजल्ट और बड़ा काउंट करूंगा, वो ये कि पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, और जो पावर का रेशियो है, तीनों ने कितना कितना पावर डिसिपेट किया है उसका जो रेशियो है वो भी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसको कंपेयर करना तो मुश्किल है, इसको कंपेयर करना आसान है। मतलब इस वाले फॉर्मूले तो V भी वेरी कर रहा है, R भी वेरी कर रहा है, लेकिन इसके रेशियो में अगर देखोगे तो आई स्क्वायर तो कॉमन है, तो बड़े आराम से कह सकता हूँ P1 इज टू P2 इज टू P3 की जो वैल्यू है वो R1 इज टू R2 इज टू R3 के बराबर है, R1 इज टू R2 इज टू R3 के बराबर है। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका पावर डिसिपेटेड भी सबसे ज़्यादा होगा। किसमें? सीरीज़ के कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मेरे पास एक अच्छा सा पॉइंट है टू मेक, बड़ा मेरे पास पॉइंट ये है, पोटेंशियल ड्रॉप across each resistance is directly proportional to resistance। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा। इसी तरह से power dissipated
बाई ईच रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम बात तो समझ गए हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बड़ा सारी की सारी बात समझा सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल के थ्रू सारी सारी बातें समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो समझाने हैं, इसलिए बड़ा मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। जो बातें मैंने बोली है मैं वही सारी की सारी बातें करूँगा। बड़ा मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है। हालांकि बेटा चाहे रेजिस्टेंस 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर सीरीज में है तो हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों इस तरह से सीरीज में है। ये वाला रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 3 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास है 6 ओम। और मेरे पास ऐसे एक बैटरी लगा रखी है, जो बैटरी बेटा इस तरह से 220 वोल्ट की है। जो कहूँ वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। मैं जानबूझ के बेटा सवालों को ऐसे सीक्वेंस में लगा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में आप चीज़ों को थोड़ा बेटर तरीके से समझ सको। करूँ स्टार्ट? अच्छा, पहला सवाल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा सवाल, फाइंड करंट इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट है बेटा। तीसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया बेटा वो लिखो। पावर dissipated by each resistance। बेटा रेजिस्टेंस बोल दो, रजिस्टर बोल दो, एक ही बात है। हालांकि बेटा रेजिस्टेंस जिसके पास होता है उस तार को या उस इक्विपमेंट को हम रजिस्टर कहते हैं, लेकिन ठीक है ये वर्ड सब ऐसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। 5वां सवाल बेटा, टोटल पावर डिसिपेटेड। चलो करते हैं बेटा, इन तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। जिस इकलौते रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस कर सकता हूं उसकी वैल्यू विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा 6 and 3 9, 9 and 2 11। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपका 11 ओम है। ये 11 ओम लगा दो या तीनों को लगा दो, एक ही बात है। बेटा आपके पास 220 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अगला सवाल बेटा, फाइंड करंट इन द सर्किट। बेटा इसमें जो करंट जाएगा और इसमें जो करंट जाएगा वो सेम होगा। ये 11 ओम इस 220 वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट खींचेगी जितना तीनों मिलकर खींच रहे थे। तो आप कह सकते हो कि सर करंट निकालना तो कोई बहुत टफ काम ऐसा है नहीं, करंट तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू विल बी 220 वोल्ट की बैटरी है, 11 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इज ऑफ कोर्स 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का कुल मिलाकर करंट आएगा। तीसरा सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट्स से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। बड़ा ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, ये हायर ये लोअर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और यहाँ पर हायर यहाँ पर लोअर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल्स टू, करंट है 20 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। बड़ा मल्टीप्लाई किया दैट कम्स आउट टू बी 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट तो वही 20 एम्पियर, सब में करंट तो सेम है बाय डेफिनेशन। बट तुम जानते हो इस बात को कि ना हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में बोलते ही तभी हैं जब सब में करंट की वैल्यू सेम हो। तो ये 20 एम्पियर तो सेम है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 3 ओम। बड़ा एम्पियर इंटू ओम इज ऑलवेज इक्वल्स टू वोल्ट। बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट। नेक्स्ट इज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बड़ा V3 इज इक्वल्स टू कितना, बड़ा करंट है 20 एम्पियर, करंट तो सेम है,
रेजिस्टेंस है आपका ऑफ कोर्स 6 ओम, बट दैट कम्स आउट टू बी 120 वोल्ट्स। ये आपका आंसर है। और रेजिस्टेंस का रेशियो आप चेक कर सकते हो 40:60:120। बड़ा अगर मैं इसको 20 से अगर डिवाइड करूँ तो 2:3:6 आ जाएगा। रेजिस्टेंस 2:3:6 के रेशियो में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2:3:6 के रेशियो में। कारण आप जानते हो आई सब में सेम है, सिर्फ और सिर्फ आर का आपका अंतर है। अगला सवाल मुझसे पूछा कि पावर डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टेंस। पहले वाले रेजिस्टेंस ने कितनी पावर डिसिपेट की। मेरे पास तो दो फॉर्मूले बेटा, रेजिस्टेंस कितना पावर डिसिपेट करती है उसका फॉर्मूला I² इंटू आर भी है और पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर भी है। अगर मैं सही फॉर्मूला यूज़ करूंगा तो आंसर तो सही आएगा, दोनों सही। देखो करंट कितना गुजर रहा है 20 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है इसका 20 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 400, 400 इंटू 2 बेटा कितना हो गया 800। इट मीन्स दैट 800 क्या केजी क्या, अरे नहीं पावर है तो ऑफ कोर्स वाट। सर एक फॉर्मूला और था ना V²/R, बेटा V²/R लगाओ तब भी आंसर सही आएगा। अच्छा किसका पावर डिसिपेट पूछ रहे हो, इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, टोटल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 40 का स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस दैट इज 2। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 बटा 2 800, सेम आंसर आएगा। दूसरे ने कितना पावर डिसिपेट किया, इसने कितना पावर डिसिपेट किया, आपकी मर्जी है बेटा, जो आपको फॉर्मूला पसंद हो वो लगाओ। I² इंटू आर लगाओ, V²/R लगाओ, एक ही बात है। I² इंटू आर बेटा करंट तो वही 20 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है बेटा आपका 3, बेटा मेरे ख्याल से 1200 वाट आ गया आपका आंसर। अगर आप V²/R लगाए तब भी आपका आंसर वही आता। मैं इसका पावर पूछ रहा हूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल नहीं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 60, तो 60 का तो स्क्वायर तो 3600 अपॉन इसका R, 3600 अपॉन 3 बेटा दैट कम्स आउट बी 1200 वाट एज ऑब्वियस। बेटा थर्ड, तीसरे ने कितना पावर डिसिपेट किया। बट अगेन आपका जो मन करे वो फॉर्मूला यूज करो। I² इंटू आर यूज करने का करो, बिल्कुल करो। करंट का तो स्क्वायर मल्टीप्लाई बेटा रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस है 6, 20 का स्क्वायर तो बेटा कितना हो गया 400, 400 इंटू 6 बेटा मेरे ख्याल से हो गया 2400। बेटा V²/R भी यूज कर सकते हो। V² मतलब V का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 120 इंटू 120 बेटा 14400 डिवाइड बाय 6, आपका आंसर वापस से वही आ जाएगा, दैट कम्स आउट बाय 2400 वाट। जैसे पसंद हो वैसे करो। सर नेट पावर क्या होगा, बेटा अगर आपको नेट पावर निकालना है तो तीनों के तीनों वायर्स ने कितना कितना पावर डिसिपेट किया है पता है। 800 और 1200 कितना हो गया 2000, 2000 और 2400, बेटा मेरे ख्याल से 4400 वाट आ गया। नेट पावर डिसिपेट 4400 वाट आ गया। ये नेट पावर में एक तरीके से और निकाल सकता था, कैसे, क्योंकि मैंने बड़ा इस तरह से डेफिनेशन दे रखी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही पावर खाएगा जितना तीनों वायर मिलकर खा रहे थे। तो मैं नेट पावर तो ऐसे भी लिख सकता था कि इस 11 ओम ने कितना पावर खाया होगा, कितना खाया होगा, इस 11 ओम ने पावर खाया होगा I² इंटू आर। कितना करंट जा रहा है इसमें, इसमें करंट जा रहा है 20 एम्पियर, तो 20 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा 11, 20 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 400, 400 इंटू 11 बेटा कितना आ गया 4400 वाट। सिंपल। या फिर V²/R, अरे इस 11 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, इसके अक्रॉस 220 ही है, तो आप कह सकते हो दैट इज 220 का स्क्वायर अपॉन आर, आर बड़ा कितना है 11। अगेन आंसर कम्स आउट टू बी 4400 वाट। आई होप अब आप कन्विंस हो चुके हो कि सर आर इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस है जो एग्जैक्टली उतना ही करंट खाएगा जितना तीनों मिलकर खा रहे थे, और वो एग्जैक्टली उतना ही पावर खाएगा जितना तीनों मिलकर खा रहे थे। मेरे ख्याल से अब बड़ा वैल्यू से भी मैंने आपको समझा दिया, तो आपके बड़ा पल्ले तो पड़ ही चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते ऐसा ही एक सवाल और करते हैं जिसके अंदर हम ये सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी होगी। वैसे मेरे ख्याल से आप बहुत सारी बातों से कन्विंस हो चुके होंगे। सीरीज़ में होंगे तो करंट सेम होगा, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, और जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा
उसका बड़ा पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा। मैंने वैल्यूज से भी आपको मोर और लेस वाली बात समझा दी है, समझ भी क्या होंगे आप लोग, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सवाल बढ़िया है, सुनिएगा बेटा। अच्छा सवाल है, दिमाग वाला सवाल है, उसमें बताने लायक बातें खूब सारी हैं। तो चलिए बच्चों, सवाल के अंदर आपके पास एक्चुअली 3 बल्ब हैं ऐसे, और तीनों बल्ब्स को मैंने ऐसे सीरीज में लगा रखा है। वैसे हमारे जो एक्चुअल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अप्लायंसेस जो हैं वो सीरीज में लगते नहीं हैं, बड़ा उनको हम पैरेलल लगाते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर 3 बल्ब हैं और तीनों के तीनों बल्ब जो हैं वो इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पर कोई ना कोई बैटरी लगा रखी है हम लोगों ने, जिसका आउटपुट ये रहा। यहाँ तक ठीक। पहले वाला जो बल्ब है इट इज़ B1, ये दूसरा बल्ब इट इज़ B2, ये बड़ा आपका तीसरा बल्ब इट इज़ B3। जो बल्ब B1, B2, B3 है उन पर कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रेटेड। ये शब्द आपकी शीट के अंदर भी आएगा कि बल्ब इज रेटेड एज, इसका मतलब इस बल्ब पे लिखा हुआ है। तो बल्ब B1 पे लिखा हुआ है, बड़ा गौर करना, बल्ब B1 पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 25 वाट। अब एक बार डिकोड करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि बल्ब B1 के अक्रॉस, बल्ब B1 अकेले बल्ब B1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो उसका पावर 25 वाट है। ठीक है, अगर ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस चेंज जाएगा तो आपका पावर भी चेंज जाएगा। इसी तरह से आपका जो बल्ब 2 है उस पर लिखा हुआ है इट इज रेटेड एज 220 वोल्ट 50 वाट। इसका मतलब कि अगर मैं बल्ब B2 के अक्रॉस अगर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो 50 वाट का पावर डिसिपेट करेगा, 50 वाट का बड़ा पावर वो यूज़ करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दोगे तो ऑफ कोर्स आपका पावर भी चेंज होएगा। इसी तरह से बल्ब B3 पर लिखा हुआ है कि इट इज़ 220 वोल्ट्स एंड 100 वाट। अर्थ बेटा आप समझ ही गए होंगे कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ B3 के अक्रॉस अगर होगा तो वो 100 वाट का पावर डिसिपेट करेगा। अब मैंने क्या कर दिया कि इन तीनों बल्ब को सीरीज में लगा दिया और तीनों बल्ब को मैंने एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, जिसका EMF है 220 वोल्ट। अब गौर करना बेटा, 220 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक का टोटल है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस बात 220 से कम आएगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 से कम आएगा और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 से कम आएगा। इन तीनों का जोड़ जो है वो 220 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का 220, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 220 तो यहाँ का 220, तो तीनों के अक्रॉस मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट तो है नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि इस बार बेटा इस बल्ब अब 25 वाट का पावर ये नहीं देगा। सर फिर 25 वाट लिखा हुआ क्यों? 25 वाट का पावर तब था जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये अक्रॉस होता। अब बेटा 220 का पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। चलिए खैर, मैं कुछ सीक्वेंस में सवाल लिख रहा हूँ, आप एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के अंदर सवाल करना। पहला सवाल, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। बेटा हर बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बता देंगे, हर एक का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड करंट इन दिस वायर या सर्किट। बड़ा सर्किट के अंदर कितना करंट होगा ये बताओ। अगला सवाल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब। हर बल्ब के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताओ।
इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है। ऑब्वियस बात है सबके अक्रॉस 220 नहीं है, कुल मिलाकर 220 है, ठीक है। लास्ट, फाइंड पावर ऑफ ईच बल्ब। बेटा हर बल्ब का पावर बताओ। सर ये लिखे हुए तो हैं। अरे बेटा नहीं नहीं, ये तो पावर तब थे जब उनके अक्रॉस, हर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता। अब बेटा हर एक के अक्रॉस 220 नहीं है। लास्ट सिक्स्थ भी लिख देना, फाइंड नेट पावर। बेटा सिक्स्थ भी लिख देना, फाइंड नेट पावर। बेटा नेट भी निकालते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे, सब कर लेंगे पंत। जैसे बल्ब 1 है, उसकी अगर मैं बात करूं तो बल्ब 1 का पावर मुझे दे रखा है। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो और मुझसे रेजिस्टेंस पूछा है। बेटा पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच कोई फॉर्मूला है क्या? यस। अब सवाल में मुझे बता रखा है कि अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ तो बल्ब का पावर ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सिचुएशन के अंदर ये पावर और ये वोल्टेज है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि अगर इतना वोल्टेज तो इतना पावर। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज सिंपली V² अपॉन P। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया है बड़ा कितना, 220 इंटू 220 अपॉन पावर। बड़ा पावर कितना है? ओह सॉरी, पावर बड़ा कितना उसका 25। इतने ओम्स आ जाएगा बड़ा, इतने ओम्स आ जाएगा बड़ा। मेरे ख्याल से 22 इंटू 22 तो कितना हो गया? 484। 484 100 अपॉन 25 कितना हो गया? 4। तो मल्टीप्लाइड बाय 4। बड़ा 4 चौक 16, असल लगी 8 चौक 32 और ये 33, 4 चौक 16, बड़ा 1936 ओम्स। फिर ना जो दूसरा वाला बल्ब है उसके लिए ऐसा बोल रखा है कि अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पावर ये होगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पावर और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है? बिल्कुल है। हम कह देंगे इसका रेजिस्टेंस इज V²। बड़ा V² इज 220 इंटू 220 अपॉन बड़ा इसका पावर इज 50। बड़ा 22 इंटू 22 484, 100 अपॉन 50 इज ऑफ कोर्स 2। दैट कम्स आउट टू बी 968 ओम्स। सही किया ना? हाँ सही किया। ठीक है बेटा, आगे चलो। जो तीसरा वाला तार है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? उसका रेजिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स V² 220 इंटू 220 अपॉन पावर इज बेटा 100 वाट। दिस कम्स आउट टू बी 484। ये तीनों तार के हमें रेजिस्टेंसेस पता लग गए कि तीनों तार के रेजिस्टेंसेस ये है। ठीक है, हमने चलो बेटा कुछ काम तो इसमें निपटा दिया। नेक्स्ट आगे चलो बेटा। अब मैं तीनों बल्ब को तार से रिप्लेस कर रहा हूं और फिर से डायग्राम वापस से बना रहा हूं, फिर से बना रहा हूं। कुल मिलाकर 220 वोल्ट का मैंने बैटरी लगा रखी है। ठीक है बच्चों, और इसका रेजिस्टेंस मेरे पास आया है 484 ओम्स। इसका रेजिस्टेंस है बेटा 484 ओम्स। इसका रेजिस्टेंस आया है बेटा कितना? 968 ओम्स। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आया है बड़ा कितना? 193 था क्या? डबल थोड़ा 193 आएगा। हाँ ठीक है, 1936 1936 ओम्स। ये लीजिएगा, ये एक तरह से 3 तार हैं इस तरह से आपके सीरीज में लगे। मुझसे अगले सवाल में पूछा गया कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर इस तरह से सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इन तीनों का समेशन होगा। दैट विल बी सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। बैटरी बेटा आपके पास इस तरह से 220 वोल्ट की लगाई रखी है। सो वी कुड इजीली से कि R इक्विवेलेंट इज सिंपली ऐड करना 1936 प्लस 968 प्लस 484 बड़ा कितना? 6 और 4 10, 10 और 8 18, असल लगी 1, 9 और 6 15, 15 और 3 18, एक और 5 5 और बड़ा 9 14 और 19,
बेटा कितना 3388 ओम्स। बेटा मेरे ख्याल से आर इक्विवेलेंट आपके पास ये आ गया होगा। ठीक है ठीक है बेटा, बढ़िया। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट। मैं आपसे पूछूं कि करंट कितना आएगा। बेटा करंट विल बी ऑफ कोर्स 220 वोल्ट डिवाइड बाई 3388। दिस इज वोल्ट, दिस इज ऑफ कोर्स ओम्स। दिस विल बी द करंट। बेटा मेरे ख्याल से 11 से कट जाएगा, 11 से कटा तो ऊपर तो बेटा कितना हो गया 20 और नीचे ठीक है ना, दैट कम्स आउट टू बी इतना करंट आपका आना चाहिए 5/77। ठीक है बेटा मेरे ख्याल से, ठीक है सही क्या होगा बेटा कैलकुलेशन, तो 5/77 आपका करंट आना चाहिए। अगला काम, तीनों बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। पहले बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 बेटा कितना होना चाहिए I इंटू आर, बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 5/77 मल्टीप्लाइड बाई 1936। ठीक है बेटा, मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, हालांकि 11 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बेटा 5 इंटू 1936 डिवाइडेड बाई 77। ये बेटा आपका 125.714 वोल्ट्स। आगे भी है लेकिन मैंने इतना लिख दिया। इस रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ऑफ कोर्स I इंटू आर, करंट मेरे पास है 5/77 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस हाफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका हाफ ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा 62.857 वोल्ट्स। फिर ये आपके पास तीसरा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। करंट 5/77 इंटू 484, जैसे मल्टीप्लाई किया दिस कम्स आउट टू बी 31.428 वोल्ट्स। ये बड़ा का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गया इस बात को। एक मिनट, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं V1, V2 और V3 को ऐड करूंगा तो बेटा 220 आना चाहिए। हालांकि मैंने अगर आगे वाले पॉइंट पे अगर लिखे होते तो एक्यूरेटली आता, लेकिन फिर अगर आप एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 31.428 प्लस 62.857 प्लस 125.714। जैसे बेटा मैंने इन तीनों को ऐड किया, मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास बेटा आ रहा है 219.999, मतलब 219.999। मैंने आगे वाले वो डेसिमल्स लिखे नहीं, अगर वो वाले सारे डेसिमल्स अगर मैं लिखता तो एग्जैक्टली बेटा आपका 220 वोल्ट आ जाता, आना भी चाहिए। आपने एक चीज़ और नोटिस कर ली बेटा इस सवाल के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंसेस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा तो इसका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम। इसके मुकाबले इसके पास रेजिस्टेंस आधा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा है। इसके मुकाबले इसके पास रेजिस्टेंस आधा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा है। इसके मुकाबले इसके पास रेजिस्टेंस 1/4 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/4 है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई इतनी बहुत हाई फाई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए बच्चों पावर वाली बात भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली तीनों के पास बेटा कितना कितना पावर आएगा। मैं एक बार हमारे पास ये तीनों के तीनों बल्ब रहे, 220 वोल्ट की मैंने बेटा बैटरी लगा दी, करंट आ रहा है ऐसे, ये रेजिस्टेंस बेटा आपका R1 की जो वैल्यू है दैट इज 1936, दैट इज 1936। ये बेटा R3
दैट इज 484 ohms. दिस इज R2 बड़ा है, ये कितना आया था 968 ohms. ये मेरे पास तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस इस तरह से आ गए. अब मुझसे पावर पूछा है किसका कितना पावर आएगा, इसका पावर निकालते हैं. जो हमारा बल्ब 1 है इसकी अगर पावर की बात करते हैं, लेट्स बड़ा पावर इज P1. P1 बड़ा फॉर्मूला जो आपको मन में आए वो यूज़ करो. आप ये भी कह सकते हो कि सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस. अब V1 के अंदर ये वाली बेवकूफ़ मत कर देना कि 220 वोल्ट लिख दो. बड़ा 220 वोल्ट तो यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिख दो. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी भी निकाला था, इसको उठाओ बेटा रख दो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. या फिर आप चाहो तो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला ये है कि करंट का स्क्वायर इंटू R, और करंट हम निकाल चुके हैं 5/77, उसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस. बट रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स 1936. V स्क्वायर अपॉन R करते तब भी बेटा आपका एग्जैक्टली आंसर सेम आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. चलो मैं करके देखता हूँ. हाँ बेटा देखना, 25 इंटू 1936, this divided by 77, this divided by 70. पावर की वैल्यू आई है 8.1633 वाट. फेयर है ना. जो दूसरा वाला बल्ब है उसके पास कितना पावर है देखते हैं. उसके पास अगेन आप चाहो तो बड़ा V स्क्वायर बाई R भी फॉर्मूला लगा सकते हो. लेकिन V स्क्वायर बाई R लगाओ तो ध्यान रखना कि V का अर्थ ये नहीं कि यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो. इस बल्ब का अगर पावर निकालना तो इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले से निकाल के रखा, ये वाला यूज़ करके. ठीक, ये वाला भी कर सकते हो. अदरवाइज ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप I स्क्वायर इंटू R यूज़ करो. सर I स्क्वायर इंटू R ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि बेटा I है ना वो हर एक में सेम है, तो ये 5/77 का स्क्वायर वाला फैक्टर तो हमेशा सेम आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का अंतर आएगा. दिस विल बी 5/77 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. बेटा रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस मेरे पास है 968 ohms. जैसा आप देख पा रहे हो इसके मुकाबले इसके पास रेजिस्टेंस हाफ है, तो ऑफ कोर्स बड़ा पावर भी तो आपकी हाफ होगी, और इसकी बड़ा पावर की वैल्यू होगी 4.0816 वाट. ठीक है बच्चों. इसी तरह से बल्ब B3, बड़ा बल्ब B3 का अगर मुझे पावर निकालना है, लेट्स बड़ा दैट इज P3, एंड P3 मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, V स्क्वायर बाई R भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन V स्क्वायर बाई R यूज़ करो तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सिर्फ वही यूज़ करें. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं, ये रहा, ये यूज़ करोगे बेटा तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगेन ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला कौन सा है? करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस. जो करंट का स्क्वायर वाली टर्म है वो तो आपकी कॉमन ही है, तो करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स बेटा 484 ohms. बड़ा इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.0408 वाट. ये लीजिए, सबकी पावर निकाल ली. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी ना कि भाई ये इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ज़रा गौर करो तो बल्ब 1 का पावर सबसे ज़्यादा आ रहा है और बल्ब 3 का पावर सबसे कम आ रहा है, और लिखा हुआ जस्ट उल्टा था. बेटा लिखा हुआ जो रेटेड था ना वो जस्ट उल्टा था. चेक करो, बल्ब B3 का पावर सबसे ज़्यादा लिखा हुआ था और बल्ब 1 का पावर सबसे कम लिखा हुआ था, और आया आंसर एग्जैक्टली उल्टा. हालांकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जिस बच्चे ने सारा मामला ढंग से देखा उसको पता लग गया कैसे हुआ है. वैसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पावर लिखे हुए थे ये तीनों के सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए थे, तो पावर का बेटर फॉर्मूला बेटा यहाँ पर कौन सा हुआ? V स्क्वायर बाई R, जिसका V तो सबके लिए सेम है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर सबसे ज़्यादा. तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम आया, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. आप चेक कर सकते हो, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम तो इसका पावर सबसे ज़्यादा लिखा हुआ जो आया है. लेकिन आपने इन तीनों बल्ब को पैरेलल में लगाया नहीं, आपने इन तीनों बल्ब को कैसे लगाया? सीरीज में. जैसे आपने तीनों बल्ब को लगाया सीरीज में, अब V सेम नहीं है, अब क्या सेम है? I सेम है. तो अब पावर का फॉर्मूला अचानक से चेंज हो गया. अब हम बोलेंगे कि हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे I स्क्वायर इंटू R.
और आई स्क्वायर इंटू आर में सारा मामला पलट गया, सब में करंट सेम है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका पावर सबसे ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा था तो ऑफकोर्स इसमें से पावर सबसे ज़्यादा आनी भी चाहिए और आ भी रही है। तो हमारे पास बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि पहले वाले बल्ब के पास रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा पावर खा भी रहा है। ठीक है बच्चों, कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क ये था भी नहीं। मैं आपसे पूछूं कि नेट पावर कितना आएगा, तो आप नेट पावर बड़े आराम से कह सकते हो कि सर मैं तीनों को जोड़ दूं। हाँ बेटा जोड़ दूं। अगर आपको नेट पावर निकालना तो एक रास्ता तो आपके पास ये कि तीनों बल्ब ने कितनी कितनी पावर खाई है वो सारे के सारे लिखो और आप उसको जोड़ लो। मैं देखता हूँ 2.0408 प्लस 14.2856 के आसपास आएगा। ये इतना पावर आपका टोटल है। हालांकि ये सारा का सारा पावर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? हम जानते हैं कि ये तीनों बल्ब मिलकर एग्जैक्टली उतना ही पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शायद हम लोगों ने बेटा कभी न कभी निकाला था। ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा हमने शायद कहीं ना कहीं निकाला था 3388। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास है 3388 ohms। ये इकलौता रेजिस्टेंस उतना ही पावर खाएगा जितना वो तीनों मिलके खा रहे थे। सर ये कितना पावर खाएगा बेटा, ये कितना पावर खाएगा, इसके लिए आप जो चाहो वो फॉर्मूला लगा सकते हो। आई स्क्वायर इंटू आर भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे वो लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे आई स्क्वायर इंटू आर लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5/77 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, दैट इज ऑफ कोर्स 3388। या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस 220 ही है, 220 का स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस, दैट इज ऑफ कोर्स 3388। मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ बेटा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई, बड़ा वही आंसर आपके पास वापस से आ गया, दैट इज 14.2857 वाट। वो हल्का फुल्का डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि बेटा इसमें मैंने क्या किया कि वो आगे वाले जो डेसिमल्स थे ना वो ढंग से लिखे नहीं। डेसिमल के आगे वाले अगर मैंने नंबर्स अगर और लिखे होते ना तो वो आंसर भी एक्यूरेट ही आता, डिफरेंट नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। वैल्यूज थोड़ी सी ठीक है, गंदी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप सारा काम तो समझ ही गए होंगे बेटा कैसे कैसे सारा काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होना कि कब वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला लगाना है और कब आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले दोनों सही हैं, आप दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे, लेकिन तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने में आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला बेटर है क्योंकि करंट की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसके थ्रू पावर सबसे ज़्यादा। ठीक है, और तीनों बल्ब पर जो लिखा हुआ था वो कैसे लिखा हुआ था पावर? वो पावर लिखा हुआ था कि तीनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये पावर है। तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा लग गया? वी स्क्वायर बाई आर। तो उस केस में तो आर जिसका कम उसका पावर सबसे ज़्यादा, और जब तीनों को सीरीज में लगा दिया तब तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? आई स्क्वायर इंटू आर। तो दोनों चीज़ें अपने में जगह सही है, सिर्फ थोड़ा मैं हल्का फुल्का इसके अंदर सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरे हाल से बेटा तुम सारी बात समझ भी गए होंगे, आइडिया आपको लग भी गया होगा। सीरीज तक जितने भी सवाल बेटा आपकी शीट के अंदर हो, पैरेलल तो नहीं, सीरीज तक जितने भी सवाल हो वो सारे आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। साथ साथ में सवाल करते रहोगे तो हम बड़े आराम से बातें समझ जाते हैं। तो सीरीज तक के सवाल ढूंढ के आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सीरीज के बाद नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल जो है ये बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमें आने चाहिए, इवन इनके हमें रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट, वो बेटा चाहे एलिमेंट बैटरीज हो, चाहे वो एलिमेंट रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो। कैपेसिटर और इंडक्टर एग्जैक्टली क्या होता है बाद में देखेंगे, बट फिर भी कोई भी एलिमेंट हो वो इस तरह से लगे हुए हों कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि वो सारे के सारे एलिमेंट पैरेलल में है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर बेटा ये 4 डब्बे हैं, इन 4 डब्बों के अंदर कुछ बंद है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इस चैप्टर में तो रेजिस्टेंस ही होगा, बैटरी भी हो सकती है,
कैपेसिटर भी हो सकता है आगे किसी चैप्टर के अंदर, इंडक्टर भी हो सकता है और आगे किसी चैप्टर के अंदर। 4 एलिमेंट इस तरह से इन डब्बों के अंदर लेट से बंद है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो यहां का पोटेंशियल भी 0, यहां का पोटेंशियल भी 0, यहां का पोटेंशियल भी 0। यहां का पोटेंशियल लेट से V, तो यहां का पोटेंशियल भी V, यहां का पोटेंशियल भी V और यहां का पोटेंशियल भी V। देख रहे हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। सबके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सारे के सारे एलिमेंट आपस में पैरेलल में। सीरीज के लिए 2 कंडीशन थी कि एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए और सब में से करंट सेम होना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक कंडीशन है, क्या, कि इन एलिमेंट्स जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सारे के सारे एलिमेंट आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, थोड़ा लिखना है इस बात को। एलिमेंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बड़ा सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही पढ़ेंगे। बड़ा चलिए रेजिस्टेंस देखते हैं। मान लीजिए बड़ा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक तीसरा रेजिस्टेंस। लेट से बेटा पहले वाला जो रेजिस्टेंस है ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। अब जैसा आप देख पा रहे हो, हम बेटा पोटेंशियल 0 तो कहीं मान सकते हैं। लेट से कि मैंने यहां पर पोटेंशियल 0 मान लिया, यहां पोटेंशियल 0 तो यहां भी पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0 तो यहां भी पोटेंशियल 0। लेट से मैंने यहां पर पोटेंशियल, अच्छा मैंने एक काम किया, इस सारे के सारे अरेंजमेंट को मैंने किसी बैटरी से ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैंने बेटा इस सारे के सारे अरेंजमेंट को ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहां का पोटेंशियल अगर 0 होगा तो बेटा यहां का पोटेंशियल V होगा, यहां का 0 तो यहां का 0, यहां का 0 तो यहां का 0। यहां का पोटेंशियल अगर V है तो ऑब्वियस बात है बेटा कि यहाँ का पोटेंशियल VV, यहाँ का पोटेंशियल VV, यहाँ का पोटेंशियल VV और यहाँ का पोटेंशियल VV। बड़ा देखना, बातें बातों में हमने ऐसा कर दिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V-0 मतलब V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ऑब्वियस बात है कि R1, R2, R3 आपके पैरेलल में। इस बात को हम लिख भी देते हैं कि आपके R1, R2, R3 ये तीनों के तीनों पैरेलल में। इट मेक सेंस? सर इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट हम समझते हैं, R इक्विवेलेंट का एक बेसिक अर्थ हम समझते हैं। R इक्विवेलेंट ये कहता है कि इन तीनों की तीनों रेजिस्टेंस को मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा जिसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं सेम बैटरी लगाऊंगा V वोल्ट की, तो इस बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ होगा जितना ये तीनों मिलकर करंट ड्रॉ कर रहे थे। अगर ये वाला करंट I है तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाला करंट भी आपका I है। फेयर एनफ? यहां पर हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि I इज बेसिकली V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहां पर I को सोचना हल्का सा मुश्किल है। सुनना, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल V, इधर से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, लेट्स से दैट इज I1। I1 इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस V-0 अपॉन R1। यहां से यहां कुछ ना कुछ करंट जाएगा, बेटा दैट विल बी V-0 अपॉन R2।
यहां से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, मैं उसको एक बार के लिए I3 कह रहा हूं, दैट इज ऑफ कोर्स V माइनस 0/R3। अगर मैं इस पे KCL लगाऊं तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं, KCL सेज दैट कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इस सेम करंट को मैं कह सकता हूँ दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 is V upon R1 plus I2 is V upon R2 plus I3 that is V upon R3। और V को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास R इक्विवेलेंट का कितना अच्छा सा फॉर्मूला आ गया कि 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। जब भी कोई रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, भले ही रेजिस्टेंस 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसी फॉर्मूले को हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यही फॉर्मूला यूज़ करना, ऐसे यूज़ करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ और लिख रहा हूँ। इस 1 upon R इक्विवेलेंट को मैं S इक्विवेलेंट कह सकता हूँ। अरे S बड़ा कंडक्टेंस, जैसे R है रेजिस्टेंस बड़ा, वैसे कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 upon R1। बेटा 1 upon R1 मतलब पहले वाले तार की कंडक्टेंस, प्लस 1 upon R2, 1 upon R2 इज कंडक्टेंस ऑफ वायर 2, प्लस 1 upon R3, 1 upon R3 इज कंडक्टेंस ऑफ वायर 3। तो ये भी एक फॉर्मूला है, बना सकते हो। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, ये रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ये कंडक्टेंस के टर्म्स में है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की टर्म्स में ही फॉर्मूला याद रखना पसंद करते हैं, कंडक्टेंस के टर्म्स में हम लोग बड़ा फॉर्मूला याद रखना पसंद नहीं करते, इतना पसंद नहीं करते, ठीक, यही याद रखना है। मेरे ख्याल से बड़ा सारे की सारी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक दो बातें एक्स्ट्रा और है आपको बताने के लिए, सुनिए बेटा। देखो मैं यहां पर एक रिजल्ट और शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। आपने आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद कर लिया, अब आप एक चीज और देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि I1 की जो वैल्यू है वो V अपॉन R1 है, I2 की जो वैल्यू है वो सेम V अपॉन R2 है, और I3 की जो वैल्यू है V तो सेम ही है अपॉन R3 है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। आप देख सकते हो कि जो करंट बटा है तीनों के तीनों वायर्स के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बटा है। आप ऐसा कह सकते हो कि I1 is to I2 is to I3 is basically 1 upon R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3। ऐसे कह सकते हो कि कंडक्टेंस कि जो करंट बटा है, जो I करंट बटा है वो कैसे बटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वो ज़्यादा करंट खींच ले जाएगा, जिसके पास रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो बड़ा कम करंट खींच कर लेके जाएगा। हमें एक रिजल्ट और पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज एक्चुअली नेट करंट I। अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को और दूसरी वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो इससे मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। I1 की मेरे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इंटू I। बेटा जो नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लिखा हुआ है, इसमें जानते हैं दिस इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली दिस इज 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट into I। So this comes out to be R equivalent upon R1 into I। पहले वाले तार में जो करंट जाएगा वो ये जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले में जो करंट जाएगा वैसे तो V अपॉन R2 है ही है, लेकिन अगर मैं I की टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ, जो नेट करंट आया उसकी टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि I2 इज, बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं I2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। इसको लिखते हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई विथ I की तरह, ठीक, और इसको लिखते हैं हमारे पास जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन R2
इंटू नेट करंट जितना आपके पास आया है, ये दूसरे वाले तार के अंदर करंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो तीसरा वायर है उसमें जो करंट बढ़ेगा उसकी वैल्यू आएगी बेटा कितनी, मैं सीधा लिख दूँ आर इक्विवेलेंट अपॉन R3 इंटू आई। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो भी ऑफ कोर्स बेटा आप ओम्स लॉ से निकाल लोगे, बट फिर भी हो सकता है कभी ना कभी आपकी चीज़ काम आ जाए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद कराई है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और दूसरा ये कि अगर आई करंट आया है तो वो कैसे कैसे बटेगा। मैंने तो 3 में ही प्रूव किया, लेकिन चाहे 4 वायर हो, 5 वायर हो, 6 वायर हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल बड़े आराम से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आप बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये 3 वायर हैं, ये तीनों के तीनों वायर इस तरह से पैरेलल में, लेट्स से बड़ा पैरेलल में, ये आपका 24 ओम्स है, ये आपका 12 ओम्स है और ये आपका 6 ओम है, ठीक है। और यहां से कुछ ना कुछ करंट आया है, लेट्स से I इज इक्वल्स टू 30 एम्पियर, बड़ा 30 एम्पियर करंट आया है। अब मेरा सवाल ये कि ये 30 एम्पियर बटेगा 3 रास्तों में, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। वैसे मुझे पता है कि सबसे ज्यादा करंट इसमें से जाएगा, तो ये करंट कैसे बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम तो इसमें से करंट जाएगा सबसे ज्यादा, इसमें से सबसे कम करंट जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो करंट जाएगा सबसे कम। लेकिन कितना कितना जाएगा मुझे निकालना है, तो बड़ा मेरा सवाल ये है, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। बेटा रजिस्टर कोई ऐसे अपने आप में नई चीज नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस जिस तार में होगी उस तार को हम रजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों, सोचते हैं कोई बहुत इतना बड़ा काम है नहीं। अच्छा, साथ ही साथ एक सवाल और कर लो, ऑल्सो फाइंड आर इक्विवेलेंट, साथ साथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लो, अभी निकालते हैं। सबसे पहली बात तो हम इस बात को समझिए कि तीनों की तीनों जो तार हैं, तीनों की तीनों जो रजिस्टर हैं पैरेलल में है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह बराबर है, तो पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 24 अगर मैं एलसीएम लूँ दैट कम्स आउट विद 1 प्लस 2 प्लस 4। बड़ा मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, आर इक्विवेलेंट मेरे पास वैल्यू आ गई है 24 डिवाइडेड बाई 7 ओम्स, ठीक है, यही है ना, यही है, ठीक है। अच्छा, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। पहले वाले तार में से कितना करंट जाएगा, मैं इसको I1 लिख देता हूं। मैं जानता हूं कि I1 इज बेसिकली आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 इंटू आई। आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का हम निकाल चुके हैं, दैट इज 24/7। R1 मतलब जिस तार में से आप करंट निकाल रहे हो, बड़ा दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स नेट कितना करंट आया, नेट करंट आया 30 एम्पियर। ये ओम तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 30/7 एम्पियर। सबसे ऊपर वाले तार के अंदर जो करंट आएगा वो 30/7 एम्पियर आएगा। फिर ना इसमें से कितना करंट जाएगा, बेटा मान लेते हैं कि इसमें से करंट जाएगा I2। ये I2 भी बड़े आराम से निकाल देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है I2 इज बेसिकली आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाई नेट कितना करंट आया। आर इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 24 डिवाइडेड बाई 7। R2 मतलब बेटा ये जो सेकंड वायर है इसका रेजिस्टेंस दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ कोर्स नेट कितना करंट है, नेट जो करंट है वो तो 30 एम्पियर सवाल के अंदर में दे रखा है। बड़ा मेरे ख्याल से 60/7 हो गया होगा, हाँ बिल्कुल 60/7 एम्पियर, यही लिख दूँ, ठीक है, काफ़ी। तीसरा वाला वायर, इसमें से जो करंट गुजर रहा है मैं इसे बेटा एक बार के लिए I3 कह रहा हूँ। I3 की वैल्यू आप जानते हो, दैट इज आर इक्विवेलेंट अपॉन R3 मल्टीप्लाइड बाय नेट कितना करंट आया। आर इक्विवेलेंट आया मेरे पास 24/7 ओम, R3 बेटा आपके पास है 6 ओम, ओम से ओम कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय नेट कितना करंट आया, नेट करंट आपके पास आया 30 एम्पियर। बट आई थिंक दिस इज 120/7 एम्पियर, 120/7।
हमारे पास हर तार के अंदर बड़े आराम से करंट की वैल्यू पता है, हमने बड़े अच्छे से सारा का सारा सवाल निपटा लिया। समझ गए होंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपने चीज़ नोटिस की, इसके मुकाबले ये वाला करंट दुगना है, जो करंट इसमें से गुजर रहा है उससे दुगना करंट इसमें है, होना ही चाहिए। इसके मुकाबले रेजिस्टेंस हाफ है, इसलिए करंट दुगना है। इसके मुकाबले रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट दुगना है, बिकॉज I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक। इसके मुकाबले इसका रेजिस्टेंस हाफ है, तो इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसके मुकाबले इसमें से गुजरने वाला करंट उसका डबल होगा। चेक कर लो, इसका डबल ही है। इसके मुकाबले इसका रेजिस्टेंस 1/4 है, तो इसके मुकाबले इसमें से गुजरने वाला करंट 4 टाइम्स होगा, बिकॉज I1 R1 शुड बी इक्वल टू I3 R3। तो आप वैसे एक्चुअल फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन मुझे हल्का सा थोड़ा सा आसान लगा। समझ गए बेटा? अब बाकी वैसे प्रोपोर्शन वगैरह से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ईजी भी हो गया और फॉर्मूला भी हमारे पास बनी गया। ठीक है बच्चों, करंट कैसे बट रहा है, आई रियली होप कि बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया है कि करंट कैसे बट रहा है। मैं एक बार है ना बेटा 2 वायर अगर पैरेलल में होंगे तो उसको एक बार हल्का सा बताता हूं। 2 वायर इन पैरेलल। वैसे तो आप कहोगे सर हमने अभी भी तो 3 तार पैरेलल में थे, वो कर लिए तो सर 2 भी कर लूंगा। हाँ बेटा सही बात, आप कर लोगे, लेकिन 2 वायर जब पैरेलल में होंगे तो उसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो हमें याद रखने हैं, इसलिए मैं जानबूझ के करा रहा हूं। अदरवाइज 2 वायर अगर पैरेलल में होंगे तो मैं जब 3 करा दी तो 2 भी कर लोगे तुम लोग तो, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं। सुनना ठीक। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कहानी कुछ ऐसी है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, जो नेट करंट आया वो यहां से आया I0, ये वाला रेजिस्टेंस है R1, ये वाला रेजिस्टेंस है R2, ऊपर से करंट गुजरा I1, नीचे से करंट गुजरा I2। I1 और I2 मिलकर वापस से हमारा I0 हो गया। पहले बेटा आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट आप कहोगे सर फॉर्मूला मुझे पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 ये बेटा आपका एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास आ गया R2 प्लस। कुल मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। वैसे आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला आया तो यहीं से, सर ये वाला याद हो तो सर उसको याद करने की क्या जरूरत है। सही बात है बेटा, ना भी रखो, लेकिन अक्सर 2 वायर है ना रेजिस्टेंस जो होंगे वो ऐसे पैरेलल में अगर होंगे तो ये वाला फॉर्मूला अगर हमें पहले से याद होगा तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक, तो ठीक है। दूसरी बात, ये I1 I2 और निकालता हूँ I0 की टर्म्स में। I0 एक्चुअल पूरा करंट आया। वैसे आपने जो 3 तार के लिए फॉर्मूला लगाया था वो भी लगा सकता हूँ, लेकिन चलो बेसिक से भी कर सकते हैं। पहली बात, अगर मैं KCL लगाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I0, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है कि यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन आप कहोगे कि I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2। सेकेंड इक्वेशन को हल्का सा मॉडिफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज बेसिकली R2 अपॉन R1। एज यू कैन सी दैट कि है ना करंट बट गया है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बटेगा इस तरह से पैरेलल में जब वायर्स होंगे तब। ये बात मैं पहले से बता दी है। ठीक है, इन 2 इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं, I2 को एलिमिनेट करोगे I1 आ जाएगा, I1 को एलिमिनेट करोगे I2 आ जाएगा। जैसे ही इन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I0, और I2 की वैल्यू आ जाएगी I1 अपॉन R1 अपॉन ये लगना। हालांकि ये नए रिजल्ट नहीं बेटा, ये नए रिजल्ट नहीं है। ये जो आपके पुराने वाले रिजल्ट थे ना, ये जो आपके पुराने वाले रिजल्ट थे वही है, बस R3 नहीं है तो 1/R3 मत लिखो, वही वो आपका रिजल्ट वापस आ जाएगा। लेकिन वो रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है
कि बार बार काम आता है, अभी भी काम आएगा और आगे जाके जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। तो इतनी बार काम आता है कि मैंने कहा चलो मैं इसको एक बार अलग से याद भी कर लेते हैं।